नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 90 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 90 का जो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था। तो अगर बात करें शाही मौर्य वंशावली का अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो आपका बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर बात करें बृहद्रथ की तो ये मौर्य जो वंश था उसका अंतिम शासक था। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के राजा घनानंद को हरा दिया गया था। तो भाई जो घनानंद था उसको हरा दिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और घनानंद को हरा कर कब हराया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 322 ईसा पूर्व। तो 322 बीसी में जो है इसने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो थे वो जो कि नंद वंश के अंतिम राजा थे, इनको हराकर जो है वो मौर्य वंश की भारत में नींव रखी थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, मौर्य वंश के वो कौन से राजा है जिनको सैंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा नाम था, सैंड्रोकोट्स। अच्छा, बात करें अगर सैंड्रोकोट्स की तो सैंड्रोकोट्स के नाम से मौर्य वंश के किस राजा को जाना जाता था। तो सैंड्रोकोट्स जो साथियों कहा जाता था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता था। अच्छा, सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को जो कहा था वो जस्टिन के द्वारा। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा था। और एक ने जो प्लूटार्क था, ये भी एक लेखक, यूनानी लेखक था, इसने जो कहा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य को वो एंड्रोकोट्स कहा था। तो एक ने सैंड्रोकोट्स कहा, एक ने एंड्रोकोट्स कहा। एंड्रोकोट्स कहा था प्लूटार्क ने और जस्टिस ने कहा था आपका सैंड्रोकोट्स। दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है और दोनों ही बातें परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो उसने किसके समय भारत पे आक्रमण किया था। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और तैयारी करना चाहते हो हमारे रिवीजन बैच के साथ, तो 7876145409 में हम दे रहे हैं आपको 499 मंथ में रिवीजन बैच की कोचिंग, जहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल से सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपके बीच रहने वाली है 7876145409। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है उसने मगध पर कब आक्रमण किया। तो इसने किया था 305 ईसा पूर्व में। किसके समय किया था, तो इसने किया था आपका किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था और उसकी पुत्री से विवाह किया था। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था, क्या नाम था। तो भाई उसका नाम था कार्नेलिया, जिसको हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगस्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को मौर्य वंश के किस राजा के दरबार में भेजा। तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, मेगस्थनीज की वो कौन सी पुस्तक है जहाँ पे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। तो इंडिका, तो एक पुस्तक है आपकी इंडिका। और इसी इंडिका बुक में जो मेगस्थनीज है उन्होंने जो है वो मौर्य वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। अच्छा साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। किस विधि से, तो संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का राजा बनता है बिंदुसार। और बिंदुसार की बात करें तो मौर्य वंश के ऐसे राजा जिनको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मौर्य वंश के किस राजा को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का जो अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार को यहाँ पे अमित्रघात भी कहा जाता है और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सीरिया के एक राजा होते थे एंटियोकस। तो एंटियोकस ने अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा। तो एंटियोकस के राजदूत का नाम था डायमिक्स। तो डायमिक्स एक राजदूत था जो कि सीरिया के शासक एंटियोकस का था। ये किसके दरबार में आया था, तो डायमिक्स आया था आपका बिंदुसार के
दरबार में। तो बिंदुसार के दरबार में आया था साथियों, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो एंटिओक्स की बात आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? तो बिंदुसार ने आपका आजीवक संप्रदाय अपनाया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब बिंदुसार के समय, जब बिंदुसार राजा होते तो तक्षशिला में उस समय विद्रोह हो गया था, तो तक्षशिला का राजकुमार उस समय बिंदुसार का बड़ा बेटा कौन था? सुशीम था। लेकिन सुशीम क्या हो गया? फेल हो गया भाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जब बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उस समय तक्षशिला का राजकुमार कौन था? तो याद रखना, बिंदुसार का बेटा सुशीम। और वो उस विद्रोह को नहीं दबा पाया, तो उसके बाद उसने अवंती का जो राज्यपाल होता था अशोक, तो अशोक भी किसका बेटा था? बिंदुसार। उसको भेजा कि भाई दबा दे, और अशोक ने जो है वो जो तक्षशिला में जो आपका विद्रोह चल रहा था उसको दबा दिया। और उसके बाद जो अशोक ही यहाँ के क्या बनते हैं? राजा भी बनते हैं। अशोक के बारे में कभी और पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था? सबको पता है कि जो प्रारंभिक प्राचीन भारत है उसका सबसे बड़ा शहरी केंद्र जो था वो आपका पाटलिपुत्रम था। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, पाटलिपुत्रम जिसको वर्तमान समय में पटना के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन में कौशाम्बी दिया है, तक्षशिला दिया है आपका, और भी बहुत सारे नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर बात करें कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी यहाँ पे जो वत्स महाजनपद होता था उसकी राजधानी हुआ करता था। उसी प्रकार तक्षशिला, भाई तक्षशिला क्या था? तक्षशिला भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो तक्षशिला जो हमारा गांधार महाजनपद होता था उसकी राजधानी हुआ करता था। अगर बात करें आपकी उज्जैन की, ठीक है, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है वो हमारे, और अगर बात करें उज्जैन की तो उज्जैन राजधानी थी अवंती महाजनपद की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। उज्जैनी या इसको महिष्मती के नाम से पहले जाना जाता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, पहले जो होते थे वो भाई 16 महाजनपद होते थे, और 16 के 16 महाजनपद में से अगर मैं आपको बताऊं तो 8 महाजनपद होते थे आपके कहाँ पर? एक ही राज्य में, वर्तमान में। तो 8 महाजनपद होते थे, जो आज का यूपी है वहाँ पर होते थे साथियों। बिहार में आपके 3 महाजनपद होते थे। अगर बात करें आपके राजस्थान की, तो राजस्थान में आपका 1 महाजनपद होता था। मध्य प्रदेश में आपका 1 होता था। दक्षिण भारत में भी आपका 1 होता था, और भारत के बाहर आपके 2 महाजनपद होते थे। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। देखिए, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को आप डिटेल से सुनते जाइए। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि गंगा और आपका जो गंगा नदी और सोन नदी के मध्य जो ये पाटलिपुत्रम है ना, गंगा नदी और सोन नदी का संगम कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्रम में। पाटलिपुत्रम को किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्रम की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यहाँ पे सभी लोग बताएंगे कि पाटलिपुत्रम की स्थापना किसने की। और पाटलिपुत्रम से इसका नाम जो पटना रखा था वो शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था। ये बात भी इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको बतानी है। जी, अगला क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद में निम्न में से कौन सा है? तो जितने भी यहाँ पे विदेशी होता है इनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं यवन। क्या बोलते हैं? यवन। तो आपको यवन जरूर याद रखना है कि जितने भी विदेशी होता है उनके लिए जो है एक टर्म यूज की जाती थी जिसको आपका यवन कहा जाता था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो ऑप्शन डी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। और साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने एक सिलेबस वाली वीडियो डाली है जिसको मैं दिखा देता हूँ। और रात को ठीक आपको डेली जुड़ना है 9, 10 या 9 बजे, है ना। 9:10 से 10:30 के बीच हमारी लाइव क्लास होती है हर रात शाम। तो आप हमारे इन क्लासेस में ज़रूर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलने वाली है फ्री रिवीजन क्लासेस, जो कि अभी तक 15 क्लासेस हो चुकी है। आज जैसे आज के दिन 16 होनी है, फिर हर दिन 17, 18, 19 हर दिन ये वीडियोज़ आने वाली है। तो आप इन वीडियोज़ के माध्यम से रात ठीक 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना यार, तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर लिख दिया करें सभी लोग हर हर महादेव। एक मोटिवेशन मिलता है वहाँ से आप लोगों से। तो इन वीडियोज़ के माध्यम से आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी, अगला है हमारा क्वेश्चन की कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? जी हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द कालका शिमला रेलवे जर्नी। तो कालका शिमला रेलवे जर्नी में जो सबसे लंबी जो टनल है, सबसे बड़ी जो सुरंग है वो आपकी बड़ोग सुरंग है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बड़ोग सुरंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो बड़ोग सुरंग हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। लेकिन साथियों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सोलन में है, कितनी लंबी है? तो याद रखना 1143 मीटर लंबी है। 1143 मीटर ये आपको याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और ये सबसे लंबी सुरंग है, सोलन जिले में है। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है।
साथियों आपको ये बात याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई अगर बात करूँ इस रेलवे लाइन की लंबाई की, तो 96.54 किलोमीटर ये लंबी है। ये भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इस रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो 9 नवंबर 1903 को किसके द्वारा किया गया था। तो 9 नवंबर 1903 को इस रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इस बात को आपने बेहतर तरीके से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कई बार कि जो ये रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन में जो पहला आधिकारिक यात्री कौन था। तो कालका शिमला रेलवे लाइन पे जो पहला आधिकारिक यात्री था उसका नाम था लाला राम नारायण। तो लाला राम नारायण यहाँ पे सोलन का एक शराब का ठेकेदार होता था और ये आपका पहला आधिकारिक यात्री था जो कि कालका शिमला रेलवे लाइन जिसने का सफ़र तय किया। ये भी बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है यहाँ पे पुल कितने हैं टोटल। तो यहाँ पे 869 पुल है भाई, 869 टोटल पुल है, 919 इनमें मोड़ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें आपकी सुरंगों की, तो सुरंग यहाँ पे वैसे बोला जाता है कि 103 है, लेकिन वर्तमान में 102 रह गई है क्योंकि एक टनल कहीं ना कहीं बीच में टूट गई है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, अगर बात करूं मैं आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो इसको यूनेस्को में कब डाला गया। तो इसको यूनेस्को में जो डाला गया वो 3 जुलाई 2008 में डाला गया है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बाबा भालगूराम जो है इनका संबंध हिमाचल के किस टनल से है। तो किस रेलवे लाइन से है। तो हिमाचल की जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसी रेलवे लाइन से आपका संबंध है। हमारे किसका, हमारे जो आपके क्या नाम है इनका, कालका शिमला रेलवे लाइन है, इससे संबंधित है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथ ही उसी प्रकार हिमाचल की सबसे लंबी रेलवे लाइन है पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, जो कि 113 किलोमीटर लंबी है। ये भी आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। इस रेलवे लाइन की बात करें तो ये रेलवे लाइन जो है वो 1 अप्रैल 1929 को, इसका काम जो 1926 को शुरू हो गया था, लेकिन यातायात के लिए इसको 1929 में खोला गया था। 113 किलोमीटर लंबी है आपकी कौन सी, पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। अब इसको क्यों बनाया गया था, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसको बनाया गया था आपका जो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना जो शानन पावर हाउस बनना था उसका कच्चा माल लाने के लिए इस रेलवे लाइन को बनाया गया था। और ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई कि जो नैना देवी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो अगर बात करें नैना देवी माता के मंदिर की, तो ये मंदिर जो है आपका बिलासपुर में अवस्थित है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी कि नैना देवी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, आपका बिलासपुर में है। अच्छा, नैना देवी माता का जो मंदिर है वो आपका बिलासपुर में है। इसके अलावा ये ऑप्शन में हमीरपुर दिया है। हमीरपुर में आपकी बात करूँ तो हमीरपुर में आपका गौरी शंकर मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है, नर्वदेश्वर मंदिर है। और अगर बात करूँ मैं आपका गौरी शंकर मंदिर की, ये सुजानपुर टीरा में है, राजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया है। मुरली मनोहर मंदिर भी आपका सुजानपुर टीरा में है और इसको भी राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान ही बनाए गए हैं। और एक नर्वदेश्वर मंदिर, इसको भी जो सुजानपुर टीरा की जो संसार चंद की जो रानी थी पड़सनी देवी, तो पड़सनी देवी के द्वारा सुजानपुर टीरा में नर्वदेश्वर मंदिर को बनाया गया है। और क्या हमीरपुर में उत्तर भारत का एकमात्र शनिदेव महाराज का मंदिर है जो है लंबलू में। ठीक है, तो हमीरपुर के लंबलू में कौन सा मंदिर है, शनिदेव महाराज का मंदिर है। और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा घसोटा महादेव मंदिर, जो कि हमीरपुर के घसोटा में है। हमीरपुर में ही आपका देवसिड मंदिर है जो कि बाबा बालकनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में दिया है कांगड़ा। कांगड़ा में यूँ कहूँ कि कांगड़ा में आपका चामुंडा देवी मंदिर है जो कि 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। आपका ज्वालामुखी माता का मंदिर है वो भी आपका कांगड़ा में है। आपका मसरूर रॉकेट मंदिर है जिसको हिमाचल का एलोरा कहा जाता है, वो भी कांगड़ा में है। तो कांगड़ा में भी बहुत सारे टेम्पल है। कांगड़ा में आपका ब्रिजेश्वरी मंदिर है, बैजनाथ मंदिर है, आपका कांगड़ा में भद्रकाली मंदिर भी एक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। कांगड़ा में ही एक शीतला माता का मंदिर है, इंद्रेश्वर मंदिर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं।
ऊना की बात करें भाई, ऊना में कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी ऊना में आप देख सकते हैं बाबा भड़बाग सिंह का मंदिर है। ऊना में आपका बाबा भड़बाग सिंह का मेला भी लगता है और एक उनका गुरुद्वारा भी है बाबा भड़बाग सिंह जी का। एक शिव बाड़ी है, शिव बाड़ी है जहाँ पे जो गुरु द्रोणाचार्य की जो शिष्य का अभ्यास हुआ मैदान माना जाता है। तो शिव बाड़ी जो कि गगरेट में है, ऊना के गगरेट में, ये भी कमीशन में आ सकती है। और बाबा रुद्रनंद आश्रम भी नेरी चौक ऊना में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से। और चिंतपूर्णी माता का मंदिर वो भी हमारे कहाँ पर है, ऊना में है। जय माँ चिंतपूर्णी बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छा साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त की बात करें तो एनसी मेहता हिमाचल के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। साथियों बात करें आपके मुख्य उपायुक्त की, तो मुख्य उपायुक्त थे आपके ई पेड्रलमून। ठीक है, तो पहले कमिश्नर एनसी मेहता, पहले डिप्टी कमिश्नर ई पेड्रलमून और केएल मेहता क्या थे, ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, पहले चीफ सेक्रेटरी थे। और अगर बात करें एस चक्रवर्ती की, तो भैया ये क्या थे, तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले आपके क्या थे, राज्यपाल थे। अच्छा हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल शीला कौल थी। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के पहले लोक सेवा आयोग, जो हिमाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अध्यक्ष जो है वो जनरल के.एस. कटोच है, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला स्पीकर की अगर बात करें और अगर प्रथम विधानसभा स्पीकर की बात करें तो पहले पंडित जयवंत राम है। और महिला की बात करें प्रथम महिला स्पीकर की, तो इनका नाम है श्रीमती विद्या स्टोक। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के पहले लोका आयुक्त की बात करें तो जस्टिस टी.बी.आर. भट्टाचार्य है। और अगर बात करें हमारी हिमाचल प्रदेश के प्रथम प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकारी जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर है। अगर बात करें प्रथम महिला लोकसभा प्रतिनिधि की, तो राजकुमारी अमृता कौर है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एच. बेग है। और महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें हाईकोर्ट की, तो लीला सेठ है। और पहले डिप्टी स्पीकर आपके श्री कृष्ण चंद है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।